बच्चों नमस्कार। और ठीक हो भाई? सबसे पहले आपकी कुशल क्षेम पूछी जाती है हमारे द्वारा। ठीक है आप? क्योंकि ठीक होना जरूरी है। ठीक है, स्वास्थ्य और जीवन सबसे पहले है और दूसरे काम बाद में। भीड़ से बचेंगे और घर पे एकांत में पढ़ेंगे। ठीक है भैया? तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर जो है आपको याद होना चाहिए, महात्मा गांधी की जन्म जयंती आज 2 अक्टूबर को। और सारा देश आज 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, यानी 150वीं 150वीं क्या मना रहा है? वर्षगांठ मना रहा है। तो इस खुशी में और 150 वर्षों की हमारे भारतीय इतिहास की जो उपलब्धियां हैं, इन सब को देखते हुए मेरी ओर से आपको सबको बधाई है। महात्मा गांधी का जो सपना था स्वराज्य भारत और आत्मनिर्भर भारत, हम उसी की तरह बढ़ रहे हैं। जो हमारे पीएम हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका भी लक्ष्य है आत्मनिर्भर बनना, मेड इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया। तो जब आत्मनिर्भर आदमी होगा तभी हमारे जो बापूजी हैं, राष्ट्रपिता हैं, युग पुरुष महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा। ठीक है बच्चों, आज हम ऑनलाइन जो क्लास भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हर बच्चे को जो पढ़ाई मिल रही है, निःशुल्क जो पढ़ाई मिल रही है, मैं मानता हूं कि मेरा भी एक सहयोग है महात्मा गांधी के सपने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस पढ़ाई को, ऑनलाइन जो पढ़ाई है, डिजिटल जो पढ़ाई चल रही है, उसको सिर्फ पैसे वाले ही बच्चे पढ़ सकते थे। अच्छी मोटी रकम लेकर के कोचिंग संस्थान जो हैं वो कोचिंग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं। लेकिन हम इस कोरोना काल में, संकट की घड़ी में आपके लिए निःशुल्क क्लास लेके आए हैं, जिसको हर बच्चा, ठीक है, हर श्रेणी का व्यक्ति जो होता है वो बच्चे को क्या कर सके? पढ़ा सके। ठीक है भैया? तो इसी के साथ आज हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम सक्रियता श्रेणी। बच्चों हम पढ़ चुके हैं अब तक 2 रासायनिक अपक्रिया पढ़ चुके हैं, संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। ठीक है, संयोजन में जहां 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के एक उत्पाद बना रहे थे, वहीं वियोजन अपक्रिया में एक क्रियाकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी एक अपक्रिया में, संयोजन अपक्रिया में पदार्थ जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं और वियोजन अपक्रिया में एक पदार्थ टूट करके अन्य छोटे छोटे अणुओं में बदलता है। अब हमें देखना है सक्रियता श्रेणी क्या है। तो बच्चों देखो, सक्रियता का मतलब होता है क्रियाशीलता। क्या है? क्रियाशीलता। ठीक है, यानी जो तत्व होते हैं, तत्वों की क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता। ठीक है, यानी कई तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो मध्यम क्रियाशील होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सबसे कम यानी बहुत कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है? ये सक्रियता श्रेणी यानी सबसे अधिक जो क्रियाशील तत्व है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व जो है
हम वहां से श्रेणी को पढ़ेंगे। और सबसे कम जो है, सबसे कम जो क्रियाशील है, जो तत्व है, उस तक श्रेणी को देखेंगे। यानी सर्वाधिक क्रियाशील तत्व पहले होगा, उसके बाद उससे कम क्रियाशील होगा, उसके बाद उससे कम क्रियाशील होगा, उसके बाद उससे कम क्रियाशील। इस तरह से हम सबसे कम क्रियाशील को अंत में देखेंगे। ठीक है। तो इस सक्रियता श्रेणी में बच्चों जो तत्व होते हैं, उन तत्वों को हम उनके क्रियाशीलता के क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम यानी अवरोही क्रम। ठीक है। यानी तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, या तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी। ठीक है बच्चों। यानी सबसे आगे कौन होंगे, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इसके बाद कौन होंगे, जो मध्यम क्रियाशील होते हैं। और सबसे बाद में कौन होंगे, जो सबसे कम क्रियाशील तत्व होते हैं। आ रहा, समझ आ रहा है। तो इस तरह से तत्वों को हम उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उनको दर्शाते हैं। ठीक है। यह श्रेणी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा याद रखनी है, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना या दर्शाना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है बच्चों। यानी सबसे अधिक क्रियाशील तत्व सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद क्रम से कम क्रियाशील तत्वों को उसके बाद रखते जाएंगे और अंत में जो सबसे कम क्रियाशील तत्व होगा उसे दर्शाएंगे। ठीक है भैया। देखो बच्चों, ये सारणी है। इस सारणी के अंदर हम तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में जमाएंगे, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सर्वाधिक क्रियाशील तत्व आएगा, जो होता है कौन, पोटेशियम। पोटेशियम तत्व सर्वाधिक क्रियाशील तत्व होता है। क्या होता है बच्चों, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है बच्चों। पोटेशियम के बाद इससे कम क्रियाशील तत्व होगा, कौन होता है, सोडियम। ठीक है बच्चों। सोडियम से कम क्रियाशील कौन होता है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कौन होता है, मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों। मैग्नीशियम के बाद जस्ता। जस्ते के बाद क्रियाशील तत्व होता है लोहा। लोहे के बाद है सीसा। इसके बाद हम लेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कम क्रियाशील तत्व होता है कौन, कॉपर। कॉपर के बाद होता है पारा। पारे के बाद होता है चांदी और चांदी के बाद होता है सोना। ठीक है बच्चों। इस तरह से ये तत्वों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम मैंने दर्शाया है। ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन है, पोटेशियम। उससे कम क्रियाशील सोडियम। सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है, लोहा है, सीसा है, हाइड्रोजन है, कॉपर तांबा है, पारा है, ठीक है, सिल्वर चांदी है और सोना है। ठीक है। तो इस तत्वों को, इस सारणी में इन तत्वों को किसमें दर्शाया मैंने, उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में दर्शाया है। ठीक है। तो तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना
या दर्शाना क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी। सबसे ऊपर कौन तत्व हैं? सर्वाधिक क्रियाशील। इसके बाद जो तत्व आएंगे वो किस क्रम होंगे? यानी घटती हुई क्रियाशीलता। और सबसे नीचे कौन होंगे? सबसे कम क्रियाशील तत्व। ठीक है बच्चों। अब आप एक चीज देखो, यहां पे हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों। ऊपर वाले जो धातु आपको दिख रही हैं वो सब कैसी धातु हैं जो हाइड्रोजन से क्या हैं? अधिक क्रियाशील हैं। तो अपन यहां लिख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातुएं। यानी हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु कहां है? हाइड्रोजन के ऊपर हैं। और नीचे कौन सी धातु हैं? जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं। इस तरह से बच्चों ये सक्रियता श्रेणी है। ठीक है। हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातुएं सीसा, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं तांबा, पारा, चांदी और सोना। ठीक है। ऊपर सर्वाधिक क्रियाशील, नीचे जैसे चलेंगे तो क्रियाशीलता घटती चली जाएगी और अंत में कैसे तत्व होंगे? जो सबसे कम क्रियाशील तत्व है। बैठ दिमाग में। तो पर समझ सकते हैं ये बच्चों आपको आगे काम आएगा जब हम विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। वहां आपको ये चीज याद रखनी है कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा। ठीक है। कौन कम क्रियाशील है। अगर मैं बात करूं यहां पर, माना कि मैं इन दो तत्वों की बात करूं, जस्ता और लोहा। जस्ते में और लोहे में कौन अधिक क्रियाशील तत्व है बच्चों? तो हमें पता है कि जस्ता अधिक क्रियाशील है, लोहा कम क्रियाशील है। सही है। माना कि आपसे कोई भी दो तत्व पूछ ले जाए, आपसे पूछा जाए लोहा और तांबे में से कौन अधिक क्रियाशील है, तो पता है सक्रियता श्रेणी में लोहा पहले आता है इसलिए अधिक क्रियाशील है और तांबा कम क्रियाशील है। ठीक है बच्चों। तो आपको इनकी सक्रियता जो है क्रम है वो याद रखना है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमें एक काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है ना वो कम क्रियाशील तत्व क्या कर देता है? विस्थापित करता है। ठीक है। और जो कम क्रियाशील तत्व होगा वो अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं करेगा, तो वहां आपको काम आएगा। ठीक है बच्चों। आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है भैया। अभिक्रिया है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। समझना है विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। सक्रियता श्रेणी में मैंने अभी बताया है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्वों की हमने सक्रियता श्रेणी बता दी। ठीक है। और मैं ये बताना चाहता हूं विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है बच्चों, क्या होता है? अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है, अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को, कैसे तत्व को? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, या कह सकते हैं क्या कर देता है? अलग कर देता है। ठीक है। यानी अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है ना बच्चों, वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को, जो कम क्रियाशील तत्व जिस यौगिक के साथ है उस यौगिक से ही उसको क्या कर देता है? पृथक कर देता है, विस्थापित कर देता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। या हम यूं कह सकते हैं
कि एक क्रियाकारक और दूसरा क्रियाकारक, दो क्रियाकारक है ये, ठीक है। तो एक अधिक क्रियाशील क्रियाकारक जो है उसके परमाणु या परमाणुओं के क्या समूह, एक क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे क्रियाकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखो दो तरह से परिभाषा हो गई, सरल जो भी आपको लगे उसको समझना है। एक अधिक क्रियाशील तत्व यानी ऐसी रासायन अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, अलग कर दे, क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है। दूसरे हम इस तरह से ही परिभाषित हो सकते हैं कि एक अधिक क्रियाशील कारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह दूसरे कम क्रियाशील क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। बैठ समझ में है। यानी एक क्रियाकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। सामान्य उदाहरण के द्वारा देखो बच्चों, जैसे मानो एक पदार्थ है AB, पदार्थ का नाम क्या दे दिया हमने, AB पदार्थ है, दूसरा क्रियाकारक है C, तो दो क्रियाकारक है ये AB और C। ठीक है। यहां पर बच्चों जो C है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, क्या है बच्चों, अधिक क्रियाशील तत्व है, और यहां जो A है वो कैसा है, कम क्रियाशील तत्व। समझ रहे हो आप, एक क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व और दूसरा क्या है, कम क्रियाशील तत्व। ठीक है। तो ये अधिक क्रियाशील जो C तत्व है ये कम क्रियाशील A तत्व को यौगिक AB से क्या कर देगा, इसको अलग कर देगा, और क्या बनेगा देखो, CB प्लस A। आया समझ में। यानी अधिक क्रियाकारक C ने क्या किया, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया, अपने यौगिक से क्या कर दिया, अलग कर दिया। A है वो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है। और C ने A को क्या कर दिया है, अलग कर दिया, और क्या नया पदार्थ बनाया, CB। तो समझ में आया, अधिक क्रियाशील तत्व C ने कम क्रियाशील तत्व A को यौगिक AB से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है बच्चों। तो अब क्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अपक्रिया। एक चीज और देखना है, बंधों के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहां बंध क्या कर रहे हैं, यहां बंध टूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टूटते हैं, और यहां नए बंध क्या कर रहे हैं, बंध जुड़ते हैं। AB के बंध क्या करे, टूटे, और CB के बंध क्या करे, जुड़े। ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि इस अपक्रिया में कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध जुड़ते हैं। ठीक है। तो उदाहरण देखेंगे बच्चों, विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण। ब्लैक बोर्ड समझना है। देखो भैया उदाहरण देखेंगे आप एक, जिसमें समझना है CuSO4 प्लस Zn। यहां पर बच्चों यौगिक है कॉपर सल्फेट, क्रिया कर रहा किससे, जस्ता से, जिंक से। ठीक है बच्चों।
तो यहां जो जस्ता है और यहां है कॉपर तत्व। सक्रियता श्रेणी में देखा आपने, जस्ता जो है वो क्रियाशीलता में क्या होता है, अधिक क्रियाशील, और कॉपर जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व होता है बच्चों। ठीक है, तो ये जस्ता जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व कॉपर को क्या करेगा, अलग करेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, यानी इस जस्ते ने क्या किया, SO4 से क्रिया की, क्या बन गया, ZnSO4, और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अधिक क्रियाशील जस्ता ने कम क्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर दिया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है बच्चों, यह अपक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अपक्रिया। यानी इसको अपन एक प्रैक्टिकली प्रयोग द्वारा भी समझ सकते हैं कि किस तरह से क्रिया होती है। एक बार पेपर में पूछा गया है इसको। माना बच्चों, हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने क्या भरा हुआ है, इस पात्र के अंदर, इस पात्र के अंदर भरा है कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या भरा हुआ है, CuSO4। ठीक है बच्चों, जो नीले रंग का विलयन है, ये कैसा कलर है इसका, नीला विलयन, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन इसके अंदर। ठीक है भैया, हमने इसमें डाल दिया क्या, जस्ता डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों, इसमें जस्ता डाला। क्या है ये, यह है जस्ते के टुकड़े। क्या है ये, टुकड़े। कॉपर सल्फेट का विलयन है, नीला विलयन। क्या डाल दिया इसमें, जस्ते के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, जैसे ही ये जस्ते के टुकड़े इसमें घुलेंगे, विलय होंगे, तो कॉपर सल्फेट की और जस्ते क्या होगी भैया, क्रिया होगी, और क्रिया से क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का विलयन बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट विलयन बनेगा। और जो नीला रंग है वो क्या हो जाएगा बच्चों, विलुप्त हो जाएगा। तो ये किसका विलयन बन गया, ZnSO4, जिंक सल्फेट का विलयन बना। और नीला रंग, क्या, नीला रंग क्या हो गया, विलुप्त हो गया। और जो कॉपर था वो क्या हो जाता है, वो अवक्षेपित हो जाता है। कॉपर बिल्कुल क्या हो जाता है, विलयन से कॉपर निक्षेपित हो गया। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो नीले विलयन था उसमें जैसे आपने जिंक जस्ता डाला, दोनों की क्रिया हुई, क्या बना, जिंक सल्फेट। जैसे जिंक सल्फेट का विलयन बनेगा, नीला रंग क्या हो जाएगा बच्चों, विलुप्त हो जाएगा। और जो जस्ता था वो क्या हो जाता है, विलयन में निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, अघुलनशील पदार्थ के रूप में क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो इस तरह से कॉपर को जस्ते ने क्या किया, विस्थापित किया। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील जस्ते ने कम क्रियाशील कॉपर को कॉपर सल्फेट यौगिक से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। यह अपक्रिया क्या हुई, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2018 या 19 में यह अपक्रिया इस तरह से दर्शाई थी, ZnSO4 प्लस Cu। इस तरह से अपक्रिया को दर्शाया था। और अपक्रिया को पूछा गया कि निम्न रासायनिक अपक्रिया में कौन सा तत्व किस तत्व को विस्थापित करेगा और बनने वाले उत्पाद क्या बनेंगे। इस तरह से समीकरण दे दिया, ZnSO4 प्लस Cu, आगे करके प्रश्नवाचक चिन्ह, निम्न अपक्रिया में कौन सा उत्पाद बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों आप
बता सकते हैं इसमें अपक्रिया में कौन सा उत्पाद बनेगा? हैं? सीधा सीधा आप ये बताना चाहेंगे शायद कि कॉपर सल्फेट बनेगा और Zn बनेगा, CuSO4 और जस्ता अलग, ऐसे आप शायद बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों ये क्रिया ऐसे नहीं होगी, यानी ये क्रिया जो है, ये अपक्रिया जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है, और जस्ता क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो जो कम क्रियाशील तत्व होता है वो अपने से अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए अपक्रिया क्या है? नहीं होगी। ठीक है, कि कुछ बच्चे बिना ध्यान दिए सीधे अपक्रिया कर देंगे, ZnSO4 प्लस Cu, CuSO4 प्लस Zn, जबकि अपक्रिया गलत होगी, उत्पाद बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील तत्व है और जस्ता अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये भी याद रखना बच्चों नोट के रूप में। ठीक है, कि एक अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है, लेकिन एक कम क्रियाशील तत्व जो है अपने से अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता, अपक्रिया वो नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखो भैया, दूसरी अपक्रिया है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में बच्चों नाम से मालूम पड़ रहा है द्विविस्थापन, यानी इसमें दोहरा विस्थापन होता है। ठीक है, इसमें दोनों क्रियाकारक एक दूसरे को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, सामान्य उदाहरण, क्रियाकारक है AB, दूसरा क्रियाकारक है CD। देख रहे हैं आपको, ये C तत्व का यौगिक है, ये A तत्व का यौगिक है। ठीक है भैया, यहां क्या होगा? जो C तत्व है वो A तत्व को, और A तत्व है वो B तत्व को परस्पर क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। जैसे क्या बनेगा? CD CB प्लस AD, क्या बना? दो यौगिक बने, नए पदार्थ बने। यानी A ने D से क्रिया करी, क्या बना? AD, C को अलग कर दिया। C ने B से अपक्रिया की, क्या बना? CB, E को क्या कर दिया? विस्थापित। समझ में आ रहा है? यानी दो क्रियाकारक, क्रियाकारक कितने हैं? दो क्रियाकारक हैं। इस क्रियाकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह दूसरे क्रियाकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को दोनों परस्पर क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। एक दूसरे को दोनों क्या कर देते हैं? विस्थापित करते हैं, और दो नए उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, यहां पहले बंध क्या करेंगे? पहले बंध टूटेंगे, और फिर जब नए उत्पाद बनेंगे तो नए बंध क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, दोबारा से देखेंगे। एक क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को परस्पर विस्थापित करते हैं और दो नए उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, क्रियाकारकों में पहले बंध टूटते हैं और उत्पादों में नए बंध जुड़ते हैं, जिससे क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। ऐसा भैया, तो विस्थापन अपक्रिया क्या परिभाषा हुई?
एक क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे क्रियाकारक के परमाणु या परमाणु समूह को परस्पर क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं और दो नए उत्पाद बनाते हैं। यहां क्रियाकारकों में बंध टूटते हैं और उत्पादों में नए बंध जुड़ते हैं। ठीक है भैया, उदाहरण समझेंगे, उदाहरण देखेंगे बच्चों द्विविस्थापन का। जैसे लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्रिया कराते हैं पोटेशियम क्लोराइड से 2KCl, क्या बनेगा, कौन से तत्व दो हैं इसमें, पोटेशियम है और सिल्वर है। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस AgCl, क्या बना, AgCl। देखो बच्चों क्या हुआ है, सिल्वर ने क्लोराइड से क्रिया की, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। पोटेशियम ने नाइट्रेट से क्रिया की, क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों यहां क्या हुआ है, पोटेशियम ने नाइट्रेट से क्रिया की, सिल्वर को अलग कर दिया, सिल्वर ने क्लोरीन से क्रिया की, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो यहां एक दूसरे क्रियाकारक ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है उसके यौगिक से। ठीक है, यानी पोटेशियम ने सिल्वर को अलग कर दिया, क्या बना लिया, पोटेशियम नाइट्रेट। सिल्वर ने क्या किया, क्लोरीन से क्रिया की, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। तो यहां बच्चों दोनों क्रियाकारकों ने परस्पर एक दूसरे को क्या किया है, विस्थापित किया है और दो नए क्या बने हैं, यौगिक बने हैं। ठीक है, बात किसकी करते हैं, बंधों के टूटने की और जुड़ने की। जैसे ये सिल्वर का परमाणु है, ये माना नाइट्रेट है, दोनों बंध से जुड़े हुए हैं। यहां बंध क्या है, बंध बना हुआ है, सही बात है ना, सिल्वर का और नाइट्रेट का। ऐसे यहां पर देखो आप, ये पोटेशियम परमाणु ये क्लोरीन परमाणु दोनों जुड़े हुए हैं ना। अब दोनों के मध्य जो बंध हैं वो क्या करेंगे, टूटते हैं, यानी सिल्वर अलग और नाइट्रेट अलग हो गया, टूट गए बंध। ऐसे इसके मध्य बंध टूट जाएंगे, पोटेशियम अलग और क्लोरीन अलग, तो बंध टूटे। अब क्या होता है, यहां पे ये इसके साथ बंध बनाएगा और ये इसके साथ बंध बनाएगा, क्या बनेगा, देखो ये होया क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां जुड़ गए पोटेशियम और कौन जुड़ गए, नाइट्रेट। वहां कौन जुड़ा है, सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो यहां हुआ क्या है, दोनों के मध्य में, यहां दोनों के मध्य बंध जो हैं वो क्या करते हैं, जुड़ते हैं। समझ में आया, यहां बंध टूटे थे और यहां नए बंध क्या करें, जुड़े हैं। तो याद रखना है द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्रियाकारकों के मध्य बंध टूटते हैं और उत्पादों के मध्य बंध जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वही आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दोहरा क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। एक क्रियाकारक दूसरे क्रियाकारक के परमाणु को और दूसरा क्रियाकारक पहले क्रियाकारक के परमाणु को या समूह को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है और दो नए क्या बन रहे हैं, यौगिक। ठीक है, इस तरह से बच्चों आज का आपका टॉपिक रहा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भैया, कल अपन नई अभिक्रिया लेकर आएंगे। धन्यवाद।